कुमार राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं टीएमसी के नेता के पास चलूंगा और उनसे जानने की कोशिश करूंगा, समझने की कोशिश करूंगा। हक साहब, आज जी अमित शाह पहुंचे पश्चिम बंगाल में। अमित शाह जी पहुंचे तो बहुत सारे आरोप सरकार के ऊपर लगाए गए। ये कहा गया कि भाई घुसपैठ कर रहे हैं, हमें जमीन नहीं दी जाती है, बाढ़ नहीं लगाने दी जाती है, फेंसिंग नहीं करने दी, चारों तरफ भ्रष्टाचार व्याप्त है। और जब प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो ये देश की ऐसी पहली मुख्यमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री के साथ मंच तक शेयर नहीं करती हैं। तमाम तरह के सवाल, आपका जवाब। देखिए मनु भाई नमस्कार। आज जितने पैनलिस्ट बैठे हुए हैं सभी को नमस्कार मेरी ओर से। आपने कहा जिस हिसाब से अमित शाह जी कोलकाता आए हुए हैं और उसने ऐसी ऐसी प्रतिक्रियाएं दी हैं, हम समझते हैं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी पिछले 2021 में मनोज जी, मैं आपको कहना चाहता हूं कि 2021 में इनकी बड़ी सपना थी, उनका स्लोगन था कि अब की बार 200 के पार, लेकिन जनता ने यहाँ की सेकुलर जनता ने इनको नकार दिया, 77 सीट पर लाके खड़ा कर दिया। लेकिन यहाँ 2024 में उसके बाद में पूरे देश में एक स्लोगन नैरेटिव तैयार किया गया कि अब की बार 400 के पार, लेकिन जनता ने 240 पर लाकर खड़ा कर दिया। बंगाल में जो इनकी सीट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की 18 थी वो आकर के 12 में खड़ा हो गया। और देखिए केंद्र में सरकार जो बनी है 2 बैसाखी के सहारे, एक चंद्रबाबू नायडू द्वारा, एक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 2 बैसाखी के सहारे हुआ। तो ये एक तरह का नैरेटिव तैयार करने की शुरू से षड्यंत्र है इनकी। इसलिए पश्चिम बंगाल में हमें किसी भी सूरत से सत्ता पर हमको काबिज होना है, लेकिन यहाँ की सेकुलर जनता है मनोज जी, यहाँ किसी भी कीमत पर देखिए हिंदुत्व की राजनीति नहीं चलेगी। यहाँ जो है देखिए हमारी नीति कहती है कि बंगला में कि धर्म सबका अलग अलग है, लेकिन उत्सव हम सभी का है। तो हमें फक्र होता है कि देखिए हम होली भी मनाते हैं, यहाँ दशहरा भी मनाते हैं, यहाँ छठ भी मनाते हैं, यहाँ बड़ा दिन भी मनाते हैं, बुद्ध पूर्णिमा भी मनाते हैं, हम लोग ईद भी मनाते हैं। और समझ लिए कि जितने अच्छा, भी पावन त्योहार सभी जाति का हक है। साहब एक जवाब दे हमारी दीजिए, अगर हमारी हिंदुत्व की राजनीति नहीं चलेगी तो फिर ममता बनर्जी मंदिर क्यों बनवा रही हैं? हाँ, अब सवाल बात बहुत अच्छी बात है मनोज जी, ये बात सवाल किया, बहुत अच्छी बात है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि अकेला भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के 140 करोड़ की आबादी में हम समझते हैं अगर 110 करोड़ अगर हिंदू भाई है तो उनके ठेकेदार वो नहीं है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है। इसलिए हमारे नेत्री भी समझ लिए वो बहुत बड़े, समझ लिए वो पैसे इससे जाति के आधार पर देखेंगे तो वो ब्राह्मण फैमिली से आते हैं और वो खुद चंडी पाठ के साथ साथ तमाम चीज उनके अंदर खूबियां मौजूद है। तो क्यों नहीं आप जब हमारे भारतीय जनता पार्टी वहां अयोध्या में मंदिर का निर्माण, राम मंदिर का निर्माण कर सकती है तो क्या आपत्ति? हमें समझ में नहीं आता है कि आपत्ति होना चाहिए। तो कोई इसमें गलत बात तो नहीं है। हर धार्मिक आस्था हमारे जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, सिख कम्युनिटी के हैं, आज बड़ा दिन का है, बुद्ध पूर्णिमा का जितना भी है, सभी लोगों के धार्मिक स्थलों को वो जगह दी है, सभी जगह के लिए वो फंड दे रहे हैं, तो इसमें कोई बुरा बात नहीं है। अगर वो हिंदू का अगर बना रहे धार्मिक स्थल तो क्या दिक्कत है? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी तो अकेला ठेका लेके नहीं बैठी हुई है हिंदू भाइयों का। तो हम समझते हैं ममता बनर्जी अगर राह में चल रही है, उनका तो कहना है कि हम सब के लिए हम सेकुलर पार्टी हैं और सभी जाति का धर्म का हम सम्मान करते हैं। तो यहाँ पर कहाँ नफरत वाली बात यहाँ पर होनी नहीं चाहिए। और इसलिए देखिए भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा जो लगने का, चुभने का परेशानी हुआ है वो अकेला ठेकेदार था, समझ लिए पूरे भारत का। लेकिन वहां हमारी नेत्री ममता बनर्जी महाकाल मंदिर का घोषणा किए और कल स्वयं देखिए वहां न्यू डाला गया है कि दुर्गा प्रांगण का आपने देखा कि पुरी से लेकर के हमारे जगन्नाथ धाम को समझ लिया हमारे यहाँ दीघा में लाया गया है। स्काई वॉक आप देखेंगे कि यहाँ इतनी जबरदस्त, समझ गया। बीजेपी के प्रवक्ता भी मेरे साथ मौजूद है, एक बार उनके पास भी चलते हैं। शरद त्रिवेदी मेरे साथ मौजूद हैं। शरद त्रिवेदी साहब, मतलब अगर टीएमसी देखा जाए, ममता बनर्जी देखा जाए, अक्सर की पार्टी देखी जाए, आपको कोई मुद्दा छोड़ने की स्थिति में नहीं है। जैसे आपने घुसपैठियों के आरोप लगाए तो उन्होंने कह दिया कि आप क्या कर रहे हो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तो आपके पास है। अब यहाँ पर एक हुमायूं कबीर आ गए, वो मस्जिद बनाने के लिए आ गए, तो भाई अब टीएमसी महाकाल का मंदिर बनवाने जा रही है, वहां पर कोई मौका ही नहीं दे रही है। देखिए सबसे पहले तो जो घुसपैठियों का मुद्दा है उसमें आपको बता दूं कि आपको मालूम होगा कि 15 किलोमीटर की जगह वो बीएसएफ के अंडर में आती है पूरे देश में बॉर्डर से।
उसके बाद केंद्र सरकार ने अनुरोध किया ममता दीदी से कि हम सब जगह 50 किलोमीटर तक कॉर्डन सर्च ऑपरेशन के लिए हमें जरूरत है, बीएसएफ के ऑपरेशन को कंडक्ट करने के लिए, तो हमें बॉर्डर से 50 किलोमीटर तक की जगह में हमको ऑपरेशन करने दिया जाए। तो ममता दीदी ने मना कर दिया अपने अफसरों को कि साहब इनके साथ कोई कोऑपरेट करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज ये है कि जो आप देखें कि अभी बिहार में एसआईआर हुआ था, तो उसका सबसे ज्यादा दर्द बंगाल में हुआ था, बिहार में उतना नहीं हुआ था। बंगाल में उससे ज्यादा दर्द हुआ था क्योंकि ममता दीदी को पता था कि इनके यहाँ बिहार से ज्यादा बुरी हालत है। जो सेकुलर वो इन लोगों ने इंपोर्ट किए हैं, बांग्लादेश से सेकुलर आए हैं, रोहिंग्या सेकुलर आए हैं, तो इनको सेकुलर फ्रंट को ये दिक्कत हो जाएगी। तो ममता बनर्जी पहले से पेशबंदी कर रही थी कि केस क्या है वो अलग कहानी है, पेश क्या करना जनता के सामने वो अलग कहानी है। 6,600 इंडस्ट्रीज पिछले 15 साल में बंगाल में बंद हो गई हैं। मैं बड़ी इंडस्ट्रीज की बात करूं, छोटी इंडस्ट्री की जी। नहीं। डनलप की इंडस्ट्री वहां पे थी, सबसे पहले बनी थी टायर कम फैक्ट्री, वो बंद हो गई है। ब्रिटानिया की कंपनी बंद हो गई, रेले साइकिल बंद हो गई है, ढकाई जो कॉटन मिल्स है वो बंद हो गई है। और इतना अच्छा अनुशासन और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है बंगाल में कि 20,000 पंचायतों में निर्विरोध चुनाव लड़ा गया है। किसी की हिम्मत नहीं थी कि चुनाव में आ जाए। हमारे 100 से अधिक कार्यकर्ताओं का कत्ल हुआ है। और ये क्योंकि सेकुलर पार्टी है, तो ये क्योंकि मंदिर बना रही है, इसलिए हुमायूं जी से बाबरी मस्जिद भी बनवा रही है। तो जिस तरह के हालात इन्होंने कर दिए हैं, वहां पे मेट्रो बनाने के लिए केंद्र सरकार ने कहा कि आप जमीन दीजिए, हम मेट्रो बनवाने में मदद करेंगे। वहां की सरकार ने मदद करने से मना कर दिया। 10,000 करोड़ की केंद्र की जो राशि दी गई थी वहां डेवलपमेंट के कार्य के लिए, वो वापस कर दी गई क्योंकि ममता दीदी खर्च नहीं कर सके। वहां पे आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं होने दिया, जिसकी वजह से बंगाल की जनता को जो इंश्योरेंस पॉलिसी थी केंद्र सरकार की, 5 लाख रुपए तक की इंश्योरेंस सबको दे रहे थे, उससे उनको महरूम रखा गया है। वहां पे जो मुर्शिदाबाद में घटना घटी है, वो सबको पता है कि किस तरह वहां बलात्कार हुए, किस तरह के लोगों को वहां से भगाया गया, जगह की जगह, एरिया का एरिया खाली कर दिया गया है। तो बंगाल जहां पे 1911 तक बंगाल भारत की राजधानी था, सबसे पहली यूनिवर्सिटी बंगाल में बनी, सबसे पहले जो आपके आयरन एंड स्टील मिल वहां बनी, सबसे पहले वहां पे रेल कोच फैक्ट्री लेकिन बनी, शरद जी, वहां ये पे सारे इंजन आरोप तो बनने शुरू हुए 2021 में ही थे लगा दिए थे। चित्तरंजन आप जो लोकोमोटिव आरोप में। लगा रहे हैं, उसके फैक्ट्री बाद वो बंद सब करने बंद का करके आरोप, इन्होंने धर भ्रष्टाचार दिया। का आरोप, केंद्र सरकार की राशि उपयोग नहीं करने का आरोप, केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू नहीं करने का आरोप, सब कुछ आरोप तो 2021 में आप लगा चुके थे। नया बताइए, नया क्या है? नहीं नहीं, देखिए इन्होंने पहले जो कहानी गढ़ी थी कि नहीं साहब, हाँ, जो जिस तरह के जो अत्याचार और जो कत्ल वहां हुआ है, लोग वोट डालने नहीं जा सके। यही तो सबसे बड़ी समस्या है कि बंगाल में मैंने आपको बताया कि 20,000 पंचायतों में निर्विरोध चुनाव लड़ा गया है। वहां पे किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह चुनाव में खड़ा हो सके। मैं जब पिछले चुनाव में बंगाल में गया था, वहां के जो टैक्सी वाले बता रहे थे कि अगर आपने हर 5 किलोमीटर पे एक सिपाही नहीं खड़ा किया तो बंगाल में किसी की हिम्मत नहीं वोट डालने जा सके। ये हालत करके रखी है इन्होंने बंगाल की, जहां निर्विरोध चुनाव लड़ा जा रहा है कि 20,000 पंचायतों में, एक दो की पंचायतों की बात नहीं कर रहा हूं। तो जब चुनाव लड़ने ही नहीं दिया गया है तो हाल तो ठीक है, जब आप एक ही रेस में दौड़ रहा है तो वही रेस में जीतेगा। संजय जी, अब की में बार संजय उसके कुमार। सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं कि लोग अपने जो मत का मतदान कर सके बिना किसी अंकुश के, बिना किसी डर के, भय के, उसका इंतजाम किया जा रहा है। संजय कुमार अट्ठावन मेरे साथ हजार मौजूद जो है। डॉक्टर अभी संजय, 58 लाख 2021 वहां में पे जो मैं भी वोटर है बंगाल में जिनका गया वहां था। से नाम काटा मैंने गया, वो वहां अब की पर बार वोट चुनाव नहीं कवर करेंगे। किए, वहां पर कई शहरों में, कई जिलों में घूमा, बड़ी बारीकी से देखा और लगा के कुछ इस बार चमत्कार हो सकता है, लेकिन चमत्कार हो नहीं पाया। माँ माटी मानुष में ममता बनर्जी ने अपनी वो पकड़ बनाकर रखी। बीजेपी काफ़ी हद तक आगे बढ़ी, लेकिन बहुमत से बहुत दूर, बहुत पीछे, कहें किलोमीटर दूर वहां पर मौजूद थी। अब जो आरोप अभी बीजेपी लगा रही है, जो आरोप त्रिवेदी साहब लगा रहे हैं, जो आरोप अभी अमित शाह लगा रहे हैं वहां पर, ये सारे आरोप 2021 में भी लगाए गए थे। भ्रष्टाचार के आरोप, गुंडागर्दी के आरोप, यूं कहें कि घुसपैठ के आरोप, सीमाओं पर मदद नहीं करने के आरोप, केंद्र सरकार की योजना लागू नहीं करने का आरोप। इस बार मुझे सिर्फ एक ही चीज नहीं दिखाई दे रही है। एक तो वहां पर बाबरी मस्जिद का शिलान्यास हो गया, ये कुछ नया दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो तस्वीर दिखाई दे रही है, उन तस्वीरों में से आपको लगता है कि एसआईआर कुछ बड़ा मुद्दा है, वो कुछ कर पाएगा? बाकी सब तो पुरानी चीजें हैं।
नहीं, एसआईआर को मैं कोई मुद्दा नहीं मानता हूं। एसआईआर तो एक 58 प्रक्रिया लाख है। लोगों के 58 लाख लोगों के नाम कट गए तो मुझे लगता है टीएमसी तो बड़ा मुद्दा बना ही रही। ठीक है, बिहार में भी राहुल गांधी जी आकर के मुद्दा बनाए थे ना, कि बिहार में भी जो इंटेंसिव रिवीजन हुआ और उसमें 65 लाख लोगों के नाम कट गए तो वोट चोरी का मुद्दा बना। किसी बूथ पर कोई तस्वीर आपको दिखाई पड़ी जिसमें कोई व्यक्ति खड़ा होकर के कहा कि मैं मतदाता था और मेरी मतदाता सूची से नाम काट दी गई? मैंने तो नहीं देखा। तो इसलिए वो तो मुद्दा बनाना अलग पार्ट है कि वो मुद्दा बनाती है नहीं बनाती है, लेकिन मैं मानता हूं कि ये एक प्रक्रिया है जिसमें समरी रिवीजन भी होगा, इंटेंसिव रिवीजन भी होगा, और जिन लोगों का नाम डबलिंग में होता है, जो लोग मृत हो जाते हैं, तो क्या जो चुनाव आयोग है वो अपना जो फंक्शनल जिस काम के लिए उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया है वो काम नहीं करे चुनाव आयोग? बंगाल में ही क्यों, तमिलनाडु में भी हुआ, उत्तर प्रदेश में भी हुआ, कई राज्यों में हुआ इंटेंसिव रिवीजन। वो तो उनका पार्ट है। मुद्दा बनाना एक अलग पार्ट है कि हाँ, एसआईआर का मुद्दा बनाने का लाभ कितना ममता बनर्जी ले पाती हैं और बीजेपी को कितना कॉर्नर कर पाती है चुनाव आयोग के बहाने, वो एक अलग पार्ट है। देखिए, दो चीजें मैं कहना चाहूंगा बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं को सुना और ठीक तरीके से वो लोग अपनी अपनी बात रख रहे थे। कौन कॉम्युनल है, कौन सेकुलर है, जनता इस चीज को समझती है। और जनता इतनी समझदार, लोकतंत्र जब परिपक्व हुआ है, मैच्योर्ड हुआ है, तो जनता की समझदारी में कहीं कोई मैं नहीं है मानता हूं कि ठीक है, लोकतंत्र में कोई जीत सकता है, कोई हार सकता है, वो अलग पार्ट है। लेकिन आज भी कलकत्ता को मैं मानता हूं कि देश की सांस्कृतिक राजधानी है। अगर मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है तो कलकत्ता को मैं सांस्कृतिक राजधानी मानता हूं। लेकिन कुछ चीजें छूटी है। अगर केंद्र और राज्य के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं है और जिसकी वजह से मेट्रो का प्रोजेक्ट अगर वहां पूरा नहीं हो पाता है, क्या बंगाल के लोग इससे सफर नहीं हुए? अगर वहां पर आयुष्मान का लाभ नहीं मिला लोगों को, जो झोपड़ियों में रहते हैं, जो गरीबी, बेबसी, लाचारी, फटेहाली में जीते हैं, क्या वो उससे वो लोग सफर नहीं रहे? अगर 10 करोड़ रुपए की राशि, 10,000 करोड़ रुपए की राशि अगर किसानों के खाते में नहीं गई इस वजह से कि केंद्र और राज्य के बीच में अच्छे संबंध नहीं है, क्या उन किसानों के मन मस्तिष्क पर, उनकी आर्थिक स्थिति पर असर नहीं पड़ा? निश्चित रूप से असर पड़ा होगा। लेकिन होता क्या है कि चुनाव मुद्दों पर ना जाकर के चुनाव को लाया जाता है वैसे इमोशनल मुद्दों पर जिससे जनता गोलबंद हो, किन्हीं के पक्ष में, किन्हीं के विरोध में। मैं मानता हूं घुसपैठिया एक मुद्दा है और देश के संसाधन पर देश के ही लोगों का अधिकार होना चाहिए, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। अगर किसी भी तरीके से, ठीक है, वो बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए कौन जिम्मेवार है? वो अमित शाह जिम्मेवार हैं, केंद्र जिम्मेवार है, ममता जी जिम्मेवार हैं जमीन न दे करके, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन अगर आपके संसाधनों का लाभ कोई और ला करके, जरा अमेरिका में देखिए किस तरह से वहां किया गया था, डिपोर्ट किया गया था, हथकड़ियां लगा करके वहां से लोगों को भेज दिया गया था कि भाई जाइए अपने देश में, इस देश के संसाधन पर अमेरिका वासियों का अधिकार है। तो घुसपैठियों को लेकर के बंटने की जरूरत नहीं है। अगर है घुसपैठिए तो इसको केवल चुनावी रंग और चुनावी मुद्दे तक मत देखिए, उसकी वास्तविकता तक जाइए। और बिल्कुल बीएसएफ को अधिकार है कि वो चाहे 15 किलोमीटर का दायरा हो या 50 किलोमीटर की दायरा हो, उनको देखने का, डिटेक्ट करने का अधिकार है। अमित शाह जी की बात में कितनी सच्चाई है या चुनावी बात वो करने गए हैं? लेकिन संजय जी जहां तक मेरी याददाश्त है, 2016 में खुद सरकार ने, एनडीए सरकार ने यह स्वीकार किया था कि देश में शायद 40,000 था या 60,000, मुझे लगता है शायद 60,000 का आंकड़ा था, कि 60,000 अवैध घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी हैं। और 2016 से लेकर 25 आ गया, मुझे लगता है कि कितने बाहर निकले कोई आंकड़ा नहीं है। तो क्या जो बताने की कोशिश की जा रही है एसआईआर में, हर राज्य में कहीं पर 40 लाख, कहीं पर 58 लाख, कहीं पर 1 करोड़ वोट कट रहे हैं, क्या ये सभी ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही कि घुसपैठिए हैं? तो क्या इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठिए बाहर निकल पाएंगे? उदाहरण के तौर पर पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं। बॉर्डरों पर बहुत लंबी चौड़ी भीड़ लगी हुई है, बांग्लादेश लेने को तैयार नहीं है और भारत की तरफ से उनको अवैध घुसपैठिए बता दिया गया। तो अब क्या करें?
नहीं, ठीक है, बांग्लादेश ले ना ले, वो बांग्लादेश जो करेगा वही भारत तय थोड़े करेगा। भाई हमारे पास रिफ्यूजी कैंप भी तो है, हम वहां पर उनको रखेंगे अगर वो बीच में खड़े हैं। लेकिन अगर वो हमारे नागरिक नहीं है, हमारे देश के सिटीजन नहीं है, सिटीजनशिप उनको नहीं मिला है, तो क्या उनका बोझ ढोने के लिए हम कोई ये है कि हम तैयार रहें? मैं कह रहा हूं कि 3,000 या 4,000 क्या ये आंकड़ा ही दे पाए हैं कि हम इतने ही घुसपैठियों को निकाल पाए हैं। बिल्कुल आपके सवाल से मैं सहमत हूं, लेकिन प्रकाश जायसवाल जो उस समय गृह राज्य मंत्री थे, पार्लियामेंट में जो उन्होंने कांग्रेस के तरफ से दिया था कि इस देश में कितने घुसपैठिए हैं, आखिर कोई भी केंद्र की सरकार, चाहे वो कांग्रेस की सरकार आए, भाजपा की सरकार आए, राजनीति ही तो करती है। आप उनको आइडेंटिफाई कीजिए, आप उनको डिटेक्ट कीजिए और उनको डिपोर्ट कीजिए। वो किस कहीं तो वो पैदा लिए होंगे, किसी देश से वो आए होंगे। बिहार में भी घुसपैठिए का मामला उठा था कि सीमांचल के इलाके में घुसपैठिए हैं, कितने लोगों को ये डिपोर्ट कर पाए, डिटेक्ट कर पाए और हाँ, यहाँ मुझे से ये लगता कर है पाए। कि आपने शिवप्रकाश जायसवाल का जिक्र किया, मैं 2016 की बात कर रहा हूं। अब तो उनकी एक एक दो दो पीढ़ी यहां पर आ गई, पैदा हो गई हैं, वो यहाँ के नागरिक हो गए हैं पैदा होने के बाद। टीएमसी से मेरे साथी हक साहब मौजूद हैं। हक साहब, बड़ा संवेदनशील मुद्दा है और पूरे भारत के लिए संवेदनशील मुद्दा है। कम से कम ये एक मुद्दा है, इसमें राजनीतिक टकराव, राजनीतिक जो विचारधारा उसको साइड में रखकर देश के हित पर दोनों केंद्र और राज्य को विचार करना चाहिए, गंभीरता से चर्चा करना चाहिए, उस पर आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, अभी हम डॉक्टर संजय कुमार जी की जो राजनीति विषय है बहुत ही